नमस्कार बंधुओं, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय युग शिल्पी और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे जड़ी बूटी चिकित्सा के विषय में। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जड़ी बूटी चिकित्सा, इसके विषय में आप सभी बंधुओं को बताने जा रहा हूँ। इस जड़ी बूटी जो चिकित्सक है वो भी अपना ध्यान से सुनेंगे, इसका उपयोग करेंगे। जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, उन लोगों के लिए भी लाभदायक रहेगा। आने वाले समय में न तो संसाधनों की कमी रहने वाली है और न ही तकनीकी दृष्टि से विकसित सुविधा साधनों की। हमें आशा रखनी चाहिए कि महाविनाश की सारी तैयारियों के बावजूद विवेक का वर्चस्व बना रहेगा एवं अज्ञान अभाव को दूर कर एक सद्भावनापूर्ण समाज विकसित होगा। एवं आशंका फिर भी मन में रहती है कि वर्तमान जीवन पद्धति, चिंतन की विकृति एवं आधुनिक विकास के चलते क्या शिष्टा का राजकुमार सभी प्राणियों में सिरमौर मनुष्य इस स्थिति में होगा कि साधनों का सदुपयोग कर सके, स्वयं अपने आप को सर्वांगपूर्ण स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रख सके। यह इस कारण प्रतीत होता है कि आज के विकास की घुड़दौड़ में भाग रहा मानव गहराई से देखने पर काफ़ी कुछ खोखला नज़र आता है। उसकी जीवनी शक्ति चूक सी गई लगती है। थोड़ा सा मौसम का असंतुलन उसे व्याधिग्रस्त कर देता है। सनक, भ्रांतियाँ, आवेश, उत्तेजना, अवसाद जैसे मनोविकार ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाहर से स्वस्थ सुडौल दिखते हुए भी व्यक्ति की जड़ें कमज़ोर दिखाई देती है। आहार उपलब्ध होते हुए भी वह खाने की स्थिति में नज़र नहीं आता। इसे आधुनिक जीवन की रीति नीति कहे या प्रगति की दिशा से भटकना, कुछ भी नाम दे लें, पर लगता यही है कि वे मजबूर तो नहीं है। फिर जिनके कंधे पर समाज, राष्ट्र, विश्व का 21वीं सदी का बोझ बढ़ता जा रहा है और वो लाद कर आगे बढ़ता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने निदान के साधन इतने जुटा दिए हैं कि रोज की जांच पड़ताल अब अधिक समय नहीं लेती। पर मनुष्य रोगी है, यह वही मानने को तैयार न हो और वो बाहर से स्वस्थ दिख भी न पड़े तो समझना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ है। आहार की अनियमितता, अस्त व्यस्त रूप में आधुनिक औषधियों का सेवन, नीम हकीमों की बढ़ती संख्या, चिंतन क्षेत्र में छाया भ्रांतियों का कुहासा, ये सभी आज सारे मानव समुदाय को अस्वस्थ बनाए हुए हैं। लक्षण बाहर से दिखाई नहीं पड़ते। घून, दीमक की तरह अंतर्विकार अंदर से व्यक्ति को खोखला बनाते रहते और बाहर की लीला पोती से प्रकाश में नहीं आ पाते हैं। ऐसे में लगता है कि नया मानव तैयार करने के लिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति तलाशनी होगी जो व्यक्ति को समग्र रूप से आरोग्य प्रदान करे, उसकी क्षीण होती जा रही जीवनी शक्ति को सहारा दे। चाहे प्रसंग अत्याधुनिक विकसित राष्ट्रों का हो अथवा अविकसित विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के नागरिकों का, सभी पर यह बात समान रूप से लागू होती है। अब आगे सही उपचार पद्धति कौन सी हो, प्रश्न ये सामने आता है। तो इसके विषय में हम थोड़ा इस पर भी प्रकाश ले रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के नामों पर जब भी विचार होता है तो वह एक सीमित दायरे में घूम कर रह जाता है।
एलोपैथी की सबसे बड़ी देन यही है कि उसने रोगों के कारणों के बारे में आधुनिक ढंग से चिंतन करना सिखाया। चिकित्सा पद्धति कितनी निरापद है, इस विवाद में पड़े बिना यह चर्चा करना अभिष्ट होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में एक विशाल समुदाय में उपचार का मंत्र किस तरह फूंका जाए। उपचार के नाम पर चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो प्रकृति के आंगन में फलने फूलने वाली वनौषधियों के माध्यम से चिकित्सा ही हर दृष्टि से हानि रहित, सस्ती, सुगम एवं अधिक लाभकारी प्रतीत होती है। यहाँ आयुर्वेद एवं वनौषधि विज्ञान के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के धन्वंतरी काल से लेकर अब तक के विकास में अनेकों परिवर्तन होते हुए चले आए हैं। आज के आयुर्वेद के रूप को देखते हुए मन में ग्लानि सी होती है। जो विधा अपनी दिव्य शक्ति संपन्न जड़ी बूटियों के कारण कायाकल्प कर सकने तक में सक्षम मानी जाती रही है, उसे आयुर्वेद पढ़कर डिग्री प्राप्त करने वाले ही प्रयुक्त न कर एलोपैथी की शरण लेते देखे जाते हैं। यह मात्र बौद्धिक परावलंबन एवं पश्चिम की अंधाधुंध नकल ही नहीं है, शरीर को अस्थायी हानि पहुंचाने की कीमत पर तुरंत लाभ मिलने की रोगी व चिकित्सक की दोनों की मिली भगत की नीति भी है। जीवन शक्ति संवर्धक वनौषधियाँ यदि कहीं नज़र आती है तो पंसारियों की दुकानों में, जहाँ वे सड़ी गली घून लगी स्थिति में पड़ी होती है, सही ढंग से एकत्र कर न हुई घास पात के साथ मिली औषधियाँ क्या असर करेगी, जबकि सभी जानते हैं कि तोड़े जाने के बाद 3 से 6 माह के बाद इसके सभी गुणधर्म लगभग समाप्त प्राय हो जाते हैं। हमारे युग ऋषि गायत्री तीर्थ द्वारा ये प्रयास किया गया है कि जन साधारण को आयुर्वेद के गौरव, वनस्पति विज्ञान की महत्ता समझाई जाए, उन्हें यथाशक्ति स्वाभाविक रूप में प्रयोग करने योग्य बनाकर सेवन विधि का प्रतिपादन किया जाए एवं यदि संभव हो तो ऐसी पौधशालाएँ स्थान स्थान पर लगाई जाए ताकि उनके ताज़े रूप में सेवन का प्रचलन बढ़े और लोगों का स्वास्थ्य में सुधार हो। आयुर्वेद का पुनर्जीवन क्यों जरूरी, ये भी एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है, तो इसके विषय में आप सुने। आयुर्वेद मूलतः अथर्ववेद का उपांग है और 5वें वेद के रूप में प्रख्यात है। अग्निवेद वेश इस विधा के प्रणेता माने जाते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन पुनर्वसु आत्रेय से किया था, किंतु अथर्ववेद जिसके एक अंग के रूप में आयुर्वेद ने जन्म लिया, उसमें अथर्वा ऋषि के माध्यम से यह बताया गया है कि समस्त जीव समुदाय के लिए विधाता ने प्रकृति जगत में वनौषधियों का प्रावधान रखा है। गुण कर्म भेद अलग अलग हो सकते हैं, किंतु एक भी पौधा इस धरती पर ऐसा नहीं है जिनमें औषधीय गुण न हो। विशिष्ट चिकित्सा हेतु सुरक्षित कुछ विष प्रधान जड़ी बूटियों की चर्चा न करके शेष पर दृष्टि डाली जाए तो सभी स्थानीय उपचार, लोकल एप्लीकेशन से लेकर समग्र शरीर के उपचार में उपयोगी देखी जा सकती है। आयुर्वेद के सुविख्यात 8 तंत्रों की चर्चा भी यहाँ प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि हमारा मूल विषय है वनौषधियों के विभिन्न अनुपान भेद द्वारा एक औषधि अथवा सम्मिश्रण के रूप में प्रयोग से शरीर और मन की सर्वांगपूर्ण चिकित्सा। शरीर तंत्र और उसकी कार्य विधि की थोड़ी भी जानकारी रखने वाला व्यक्ति उस विषय पर प्रस्तुत किए जा रहे प्रतिपादन द्वारा स्वयं अपनी एवं औरों की चिकित्सा करता रह सकता है। इसी कारण अधिक विस्तार में जाने की अपेक्षा यह उचित समझा जा रहा है कि संक्षेप में चिकित्सा का मूलभूत तत्व दर्शन एवं उसकी कार्य पद्धति मैं प्रस्तुत कर दूं। आयुर्वेद प्रकरण के प्रारंभ में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोचक प्रसंग चरक संहिता में आता है।
हिमालय क्षेत्र में सभी ऋषियों की सम्मति से महर्षि भारद्वाज देवराज इंद्र के पास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों के साधना के आधार आरोग्य को हरने वाले रोगों को से शांति पाने का उपाय पूछने जाते हैं। देवराज इंद्र ने यह ज्ञान देववैद अश्विनी कुमार से एवं अश्विनी कुमारों ने दक्ष प्रजापति से यह ज्ञान पाया था। दक्ष प्रजापति को इस विद्या का शिक्षण एवं ब्रह्मा ने दिया था। भारद्वाज मुनि को आयुर्विज्ञान के 3 मूल सूत्र समझाते हुए देवराज इंद्र कहते हैं कि आयुर्वेद मूलतः 3 स्तंभों पर टिका है। आयुर्वेद मूलतः 3 स्तंभों पर टिका है। पहला, प्राणियों के स्वस्थ एवं रुग्ण होने के क्या कारण है। दूसरा, स्वास्थ्य एवं रुग्ण जीवधारियों के लक्षण क्या है। तीसरा, स्वस्थ रहने की औषधि, पथ एवं जीवनी शक्ति संवर्धक बल प्रदायी औषधि तथा रोगी प्राणी की औषधि क्या है। सारे आयुर्वेद की व्याख्या इन 3 स्तंभों की धुरी पर चलती है। वनौषधि विज्ञान की व्याख्या भी इसी आधार पर की जा सकती है। वनौषधि ही क्यों प्रश्न है, इसके विषय में आपको हम थोड़ा आगे चर्चा कर रहे हैं, आप ध्यान से सुने। वनौषधि क्यों, रस्म, भस्म, खनिज आदि क्यों नहीं। इस संबंध में यही कहना है कि अपना उद्देश्य आयुर्वेद के मूलभूत स्वरूप का पुनर्जीवन करना है। यह सारी धरती देवताओं द्वारा ले जाए जा रहे अमृत कलश से बूंद रूप में गिरे अमृत से उद्भूत वनस्पतियों से विभूषित है। हर वनस्पति अपने 5 अंगों में औषधीय विशेषताएं लिए हुए हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो उनमें जल, स्टार्च, रेजिन्स, पेप्टाइड्स, रेशे आदि के रूप में सक्रिय घटक एवं संभावित साइड इफेक्ट दुष्परिणाम की रोकने वाले संगठक भी विद्यमान है। इन औषधियों को ताजे रूप में कल्क बनाकर पीसकर चटनी के रूप में, घन सत्व के रूप में या छाया में सुखाकर अच्छी तरह महीन पीसकर सूक्ष्मीकृत चूर्ण रूप में दूध, जल, मधु, मिश्री, मलाई, घी या अन्य किसी अनुपात के साथ दिया जाता है। सभी रूपों में ये अपना प्रभाव शीघ्र ही दिखाती है। सर्वथा हानि रहित इनका शरीर पर प्रभाव सही निशाने पर बैठने वाला एवं चिरस्थायी होता है। ये जो बात है ये ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान का निकाला हुआ रिसर्च है। अन्य अनेकों संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयोग परीक्षण भी इनकी साक्षी देते हैं। उनके विस्तार में न जाते हुए यहाँ शरीर और मन पर वांछित प्रभाव डालने वाली 42 औषधियों एवं उसकी प्रयोग विधि की चर्चा होगी कर रहे हैं। इस संक्षिप्त डायरेक्शन से परिजनों को उपचार प्रक्रिया के तत्व दर्शन को समझकर उसे व्यवहार में उतारना आसान हो जाएगा। बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं कमेंट करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति शांति।